भारती। सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों, सखाओं और विविध भारती के सभी सुनने वालों को शेफाली कपूर और मंजरी वर्मा का नमस्कार। और शेफाली जी, बहुत समय बाद हम लोग मिल रहे हैं तो बस इस मुलाकात पर तो एक गाना, ये थोड़ी सी लाइन बनती कि सलामत रहे दोस्ताना हमारा। क्या बात है, ये दोस्ती तो हमेशा सलामत रहेगी क्योंकि हमारे और आपके बीच में एक बॉन्ड है फ्रेंडशिप का, वो है विश्वास है हमारे बीच। बिल्कुल बिल्कुल विश्वास है और एक दूसरे के प्रति प्यार है और सम्मान है, आदर है। तो होता है ना ये कि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, अपनी भावनाओं की कद्र करते हैं एक दूसरे की, और यही तो दोस्ती है। बिल्कुल दोस्ती है। और हमारे जितने भी सखियां सुन रहे हैं तो सभी को एक बार फिर से स्वागत, वंदन और अभिनंदन कर देते हैं। क्या बात है। और चलिए इसी में बता भी दीजिए आज की आपके पिटारे में आज है क्या? बस मेरे पिटारे में देखिए ये है कि आज हम लोग मिले हैं तो शेफाली जी ने भी सखी सहेली की ट्रेन पकड़ ली है। मतलब इनको छूटने नहीं दिया। लेकिन आज हमारा विषय जो होगा, बातें हल्की फुल्की में, जब ट्रेन छूटी। तो आप लोग अपने किस्से, किसी और के किस्से भी शेयर कर सकते हैं। कुछ ने तो लिखे भी हैं, बड़े मनोरंजक होते हैं। बहुत किस्से बहुत होते हैं। कुछ आप अपने किस्से बताइएगा, कुछ हम अपने किस्से बताएंगे, कुछ हमारे सखियों और श्रोता भाइयों के किस्से हम लोग शेयर करेंगे। तो ये विषय है। उसके बाद है युवाओं में बढ़ता इंटरनेट का आकर्षण। ये टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत ज्वलंत टॉपिक है, लेकिन इससे पीछा भी नहीं छोड़ सकते। इसकी ट्रेन में, इंटरनेट की ट्रेन में चढ़ते भी हैं, उतरते भी हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, डांट भी खाते हैं और खो भी जाते हैं, कहीं ना कहीं के चले जाते हैं। तो इसकी बात करेंगे। और भारतीय विरासत स्थल में आज चलेंगे हम लोग पिंक सिटी की ओर, यानी जयपुर की ओर चलेंगे, है ना? क्या बात है। तो वहां पर मजे करेंगे जयपुर में जाकर के। और नई जगह नया बसेरा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं जाकर नई जगह बसते हैं। बच्चे निकलते हैं, बड़े निकलते हैं, हम सब निकलते हैं। तो वहां पर क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या नए नए अनुभव होते हैं। और ये भी होता है ना कि जब ये पता होता है कि हम किसी नई जगह सेटल हो रहे हैं तो तमाम सपने आने लगते हैं कि ऐसा घर होगा, ये होगा, हम ये यहाँ रखेंगे और इस कमरे को ऐसे सजाएंगे। तो तमाम चीजें होती हैं जो दिमाग में घूमने लगती हैं, एक सपना बुनने लग जाती हैं। और हमारा जो गीत है वो भी तो कुछ कहेगा ना। तो एक गीत सुन ले पहले। तो गीत सुन लिया जाए, उसके बाद चर्चा करते हैं। देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है, आजा। कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है, मैं आया यहाँ तेरा मेरा नाम लिखा है। रास्ता नहीं नाम लिखा है। ओ ये है दरवाजा जहाँ तू खड़ी है, अंदर आ जाओ, सर्दी बड़ी है। यहाँ से नजारा देखो पर्वतों
सपना, फूलों के शहर मेरे घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, आजा। कैसी प्यारी है ये छोटी सी रसोई, ओ हम दोनों हैं बस दूजा नहीं कोई, इस कमरे में होंगी मीठी बातें, उस कमरे में गुजरेंगी रातें, ये तो बोलो होगी कहाँ पे लड़ाई, मैंने वो जगह ही नहीं बनाई, प्यार यहाँ है तू कहाँ है, आई आजा। कितना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, क्या समा है, तू कहाँ है, आई आजा। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, आजा। भाई मंजरी, लव स्टोरी फिल्म का ये गाना जो था हम लोगों की चर्चा से तो बिल्कुल मिलता है। बिल्कुल मिलता है, और मिलता तो क्या है, यादों में बसता है। क्योंकि देखिए जब ये लव स्टोरी फिल्म आई थी तो उस समय जो हम लोग जिस उम्र से गुजर रहे थे तो कुमार गौरव का तो भाई फैन होना बनता ही है। और क्या यानी- फिल्म भी बहुत अच्छी और उसके फिल्म- गाने बहुत अच्छे, और इस फिल्म को हमने 3 बार लगातार देखा था, क्योंकि जिसने बोला चल रही है तो चल रहे हैं। तो देखने की वजह से गाने अच्छे थे, स्टोरी अच्छी थी, और कुमार गौरव को देखना एक अलग क्रेज होता था उस समय, तो उसका भी अपना मजा है तो ना? वही सपनों की बातें थी। बसेरा एक नया बसाना है तो वो सपने आंखों में है। तो देखते हैं कि आज भाई शिवाली जी किसके संदेश को लेती हैं, कौन वो लकी होगा। जी हाँ, तो लकी सभी हैं, लकी सभी हैं, सभी जो भी हमारे कमेंट्स हैं सभी बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या होता है, शुरुआत तो किसी एक से करनी पड़ती है, एक तो से हमको करनी पता होती नहीं किसका है वो। आप सभी लकी हैं, लेकिन कोई एक होगा जो शुरुआत करेगा। तो भाई हमारे एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है, बहुत बहुत तो बधाई भेजी है कि आप दोनों आई हैं इस मंच पर। तो लिखते हैं कि आप दोनों के लिए ये नई जगह नया बसेरा नहीं है, और हमारे लिए भी विविध भारती पुराना बसेरा है। बचपन से लेकर आज तक हर दिन नया विषय से जुड़ना अच्छा लग रहा है। धनी आवाज की, धनी विविध भारती के उद्घोषकों की विविधता भरी प्रस्तुति सुनना अच्छा लगता है। क्या बात है, बधाई हो हमारी तरफ से जिसको अभी ये गया। और देखिए इसी तरह एक और लिखते कि नई जगह नया बसेरा, कभी कभार हमें किसी कारण से जब घर बदलना पड़ता है तो नई जगह जाने में काफ़ी दिक्कत भी होती है। फिर से सामान नई जगह पर शिफ्ट करना और फिर से अपना दुनिया बसाना उसे नए घर में, और कभी कभार मन में भी नहीं लगता नई जगह पर, तो हम सब चिड़चिड़ा हो जाते हैं। तो चिड़चिड़ा होने से ज़्यादा अच्छा है कि हम सब उसे नई जगह को अपनाने की कोशिश करें, और साथ ही साथ वहाँ के माहौल में खुद को डालने की कोशिश करें और नए दोस्त बनाने की कोशिश करें, ना कि उसे उस जगह को देखकर मतलब चिड़चिड़ा हो जाए। ऐसे बात बिल्कुल इन्होंने सही लिखी है। तो भाई इनको भी बधाई, भाई सबको बधाई, जिन्होंने भी नहीं, ये तो हम लोग आजकल थोड़ा सा मस्ती के लिए कर रहे हैं। तो सभी अच्छा लिखते हैं। एक और अच्छा सा कमेंट आया है मेरे पास, लिखते हैं कि नई जगह नया बसेरा। जी हाँ, जहाँ पे सवेरा हो वहीं पर बसेरा हो, फिर चाहे वो जगह नई भले ही हो, हर के चित्ताकर्षक हो। आजकल फ्लैटों की तरह नहीं दिन में ही अंधेरा हो, ताकि हम विद्युत जैसे अन्य के भी दुरुपयोग किया करने की आदत से भी बचते रहें, और पुरानी जगह की वादों में खोकर दिन गुजारने के पलों ने हमें न घेरा हो। नए दोस्त नए साथियों के साथ गुजरते पलों में पल भर को भी पुराने पलों की याद का न डेरा हो। जी हाँ, ऐसे जगह पर ही बसेरा हो, तभी हम कह सकते हैं कि जहाँ पर बसेरा हो वहीं पर सवेरा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत सी बात लिखी है, और प्यारा सा संदेश और उठा लेते हैं कि बसेरा तो नया बना लिया है पर नई जगह नहीं है। भोपाल मेरा जन्म स्थान है, जहाँ 27
साल रहने के बाद ब्याह करके दूसरे शहर चले गए, पर जहाँ बचपन बिताते हैं उस शहर से बहुत लगाव होता है। एक बार फिर से 3 साल पहले इसी शहर में बसेरा बना लिया है जहाँ शादी हुई। वो शहर भी मेरा पसंद का है, कुछ दिन यहाँ रहती हूँ, कुछ दिन वहाँ। दोनों ही शहर मेरे दिल के बहुत करीब हैं। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है कि हम जहाँ बचपन गुजारते हैं, फिर शादियों के जहाँ जाते हैं, तो अपना बचपन का तो पहले ही लगाव होता है उस शहर से, लेकिन जहाँ जाते हैं तो धीरे धीरे उस शहर से भी हमारा लगाव बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमारी जिम्मेदारियाँ बहुत सी बढ़ जाती हैं। और बचपन का जो शहर होता है जहाँ हम जिसे कहते हैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप होना, जहाँ से हमारे संस्कार जुड़े होते हैं, वो हमारे पूरे संस्कारों में रहता है, उसकी मिट्टी से हम जुड़े रहते हैं, है ना। और जब हम किसी नई जगह जिंदगी में, सभी के एक मोड़ आता है कि जब उसे जॉब के लिए नई जगह पर जाना होता है, या रिटायरमेंट के बाद कहीं बसना होता है, या आप सालों बाद उस पुश्तैनी जगह पर जाते हैं जहाँ सब कुछ बदल चुका होता है। लोग बदल जाते हैं, बाजार बदल जाती है, पीढ़ियों के रिश्ते कहीं गुम से हो जाते हैं, और उस शहर में जहाँ बचपन आपने गुजारा है, आज भी वहाँ से आपको एक नई शुरुआत करनी पड़ती है। जब इतना मतलब समय के साथ परिवर्तन हो जाता है, अपने लौटने की उस जगह पर भी हमें परिवर्तन दिखता है, लेकिन शुरुआत तो करनी ही पड़ती है। और ये जो बड़े बदलाव जो होते हैं ना, ये बहुत बड़ी एक अलग दिशा में ले जाते हैं। एक बदलाव होता है उस समय जिंदगी का। नई जगह जाने का मतलब जैसे वहाँ कहाँ ठहरना है, अब लोग कैसे हैं, घर कहाँ लें, किराए पर लें या हम खरीदें, तो जिस जहाँ पर लेना है वो लोकेलिटी कैसी है। अब ये भी देखना होता है कि ऑफिस कितनी दूर है, बच्चों का स्कूल, हॉस्पिटल और बहुत सारी जो अन्य ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो कितनी दूरी पर मिलती हैं। ये सारी बातें उस समय दिमाग में आती हैं। बिल्कुल आती है। और ये भी देखना पड़ता है ना शिवाली जी कि बच्चों का स्कूल में हमने कौन से एडमिशन कराना, किस मीडियम का हमें चुनना है, ये भी हमें देखना पड़ता है। तो इन सबको देखने के लिए हमें बहुत बारीकी से आसपास का निरीक्षण करना पड़ता है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ एक छोटा सा अंतराल ले लेते हैं। मंजरी जी, ये छोटा सा अंतराल था, पलक झपकते ही पूरा हो गया। और एक बार फिर से सबका स्वागत कर देते हैं। बिल्कुल स्वागत है। बहुत सारे श्रोता और बहुत सारी सखियां जो हैं वो हमारे साथ अभी जुड़ी होंगी। बिल्कुल जुड़ी होंगी और जुड़े रहना चाहिए। 4 बजे तक चाय पियेंगे साथ में मिलकर के, है ना। और भाई बहुत सी सखियां और श्रोता गण जो हैं, जो भी हमारे सुनने वाले हैं, एक कप चाय की चुस्की के साथ ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे। और देखिए, जहाँ हम जाते हैं या जहाँ जाना होता है, फिर ये होता है कि फिर हमने जहाँ घर लिया है वहाँ का मकान मालिक कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो कितनी रोक टोक करता है, या उसका मतलब सिर्फ जरूर जो समय पर किराए मिलने से है। और आगे ये भी देखना होता है कि पानी बिजली जैसी चीज़ों की समस्याओं की कितनी विकट स्थितियां हैं, और पानी आने के टाइमिंग्स क्या हैं, बिजली कितने घंटे आती है। वैसे आजकल तो इसकी उतनी समस्या नहीं रह गई, फिर भी इनकी जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और जब हम नई जगह जाते हैं तो सामान को पैक करना, बुक करना और वापस घर में सजाना, कौन सी जगह कहाँ पर रखनी, इन सब का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और जब शिफ्टिंग होती है ना, तो कुछ ना कुछ सामानों की तो टूट फूट हो ही जाती होती ही है। और फिर हम जाकर वहाँ पर जिस मतलब पेशेवर जो हमारे पैकर्स होते हैं, उनसे बराबर हमें लिस्ट लेनी होती कि हमारा इतना सामान है। हालांकि वो बहुत जिम्मेदारी से पहुंचाते हैं, लेकिन हमें फिर भी ध्यान तो रखना ही पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है। और जब नए घर जाते हैं तो वहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था करवाना, किससे करवाएं या आप खुद करें। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें फिटिंग की होती हैं घर में, टीवी, फ्रिज, हाँ इलेक्ट्रिक की है, फ्रिज, फैन, एसी है, जो भी कनेक्शन करवाना है वो भी देखना है। इलेक्ट्रिशियन कौन सा बुलाएं, और आपके जो पाइपलाइंस की वहाँ की पुरानी फिटिंग होती है उसमें कहीं टैप लीक कर रहा है, कहीं नहीं चल रहा है, तो ये सब चीजें समस्याएं होती हैं। और साथ में जब आप जाते हैं तो अगर आप पेट पालते हैं, पालतू जानवर है, तो उसको भी ले जाना कैसे है, वहाँ कैसे रखना है, और कितना उसको वहाँ पर छूट देनी है, आपको बांध के रखना है, कैसे कब किस टाइमिंग में आपको वहाँ घुमाना है, ये सारी भी समस्याएं होती हैं। और अपरिचित व्यक्ति से कितनी दूरी बनानी, क्योंकि अभी आप नए हैं, तो समय लगता है कि वहाँ पर हम नई जगह जाके नया बसेरा बसा रहे हैं, तो सोचना पड़ता है इन सब जगहों के बारे में। और अपने जो हमारे पड़ोसी होते हैं उनके बारे में जानना पड़ता है। ये
सबसे बड़ी टॉपिक आपने ये जो मुद्दा बताया है बहुत सबसे बड़ा है कि उनसे कितना घुलना मिलना है, कितनी बातें करनी, कितनी दूरी, कितना समीपता रखनी है, कितनी समीपता रखनी है, जिससे कि आपके संबंध भी मधुर रहें। अगर वो अच्छे पड़ोसी हैं तो आपके संबंध जो है कितने सालों तक चल सकते हैं, इन सब बातों को भी हमें सोचना पड़ता है। और फिर नई जगह पर अपने को ढालने में समय तो लगता है। और वैसे ये भी देखना चाहिए कि स्थानीय दुकानों और सेवाओं का पता करना पड़ता है। आप अपने दोस्तों और पड़ोसियों से भी पूछ सकते हैं, बगल में जो भी रहते हैं। और नई जगह को जानना है तो कभी कभार पैदल जाइए, आसपास देखिए, इससे क्या होगा, टहलना भी हो जाएगा आपका और आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है। और हमेशा कार या बाइक से जाएंगे तो उतना पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। और जब हम कहीं जाते हैं ना तो जाने से पहले अपने जो महत्वपूर्ण कागज होते हैं उनकी एक फाइल बनाकर उसमें बराबर रख लें। और साथ में जैसे आपको गैस बुक करवाना है तो उसके लिए रेगुलेटर जमा करना है, जो सारे छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं, इन सबको जो मतलब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो इन कागजात को भी सही से संभाल के रखना है। और साथ में जैसे बच्चों की बात की थी, किस स्कूल में और कौन से बोर्ड, वहाँ पर कौन सा बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है या जो भी बोर्ड है, उसके हिसाब से हमें एडमिशन कराना है। वहाँ पे बस या वैन की सुविधाएं कितनी है, घर से आने जाने में समय कितना लगता है। तो घर का चुनाव करते समय हमें ये भी देखना है कि नई जगह पे हम ऐसी जगह रहें जहाँ पर हमें हमारा बच्चा या हम ऑफिस करीब हो और कुछ ही घंटों में हम वो दूरी तय कर सकें। और एक चीज़ और है यहाँ पर मंजरी कि ट्रेन और लोकल का समय भी वहाँ पर कैसा है ये भी पता करना पड़ेगा। और ट्रेन के रूट वहाँ पर हैं या नहीं हैं, तो ये सारी जानकारियाँ लेनी बहुत ज़रूरी रहती है। और वहाँ जहाँ आप रहने की सोच रहे हैं वहाँ के इमरजेंसी नंबर्स जो हैं वो अपने पास ज़रूर रखने चाहिए। जैसे हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स हैं, इन सब के लिए। और आपातकालीन नंबर भी होते हैं कुछ, वो भी रखें जो उस आपात स्थिति में बुलाए जा सकें। बिल्कुल। तो कुछ वर्ष बीतने पर नई जगह नया बसेरा अपना सा लगने लगेगा, क्योंकि वहाँ पर लोगों से आप जुड़ चुके होंगे और फिर कहीं भी जाने का मन नहीं करेगा। बिल्कुल, सब अपना सा लगने लगता है। और देखिए हमारे संदेश भी बड़े प्यारे प्यारे से अपने से लग रहे हैं, तो क्यों ना हम इनको पढ़ लें शेफाली जी। तो एक लिखती है कि नई जगह नया बसेरा, पापा की रेलवे सर्विस में होने के कारण अधिकतर उनका ट्रांसफर होता रहता था। और जब ट्रांसफर होता था तब हमें तो बड़ा दुख होता था, नींद उड़ जाती थी, पढ़ने में मन नहीं लगता था, क्योंकि नई जगह है, वहाँ जाकर सेट होने में बहुत मुश्किल आती थी। नया घर, नया स्कूल, नए लोग, नई सहेलियाँ बनानी पड़ती थी। हालांकि जब धीरे धीरे मन लगता हम वहाँ के माहौल और स्कूल में सेट होते थे, नई सहेलियाँ बनती थी कि फिर कुछ सालों में फिर पापा का ट्रांसफ़र हो जाता था। आज भी बचपन में मैं पापा के साथ अलग अलग शहरों में रहने की मधुर बहुत सी यादों उनकी, मतलब बहुत सारी मधुर यादें हैं उनकी। बिल्कुल सही बात का, ऐसी मेरी भी यादें कि रेलवे में पापा थे तो जगह जगह आते जाते थे। तो ट्रांसफ़र होने की वजह से फिर नए फ्रेंड्स बनती थी, अब कब कौन बिछड़ गया कुछ पता नहीं चला। सच में बचपन के वो किधर साथी चले गए, बस उनकी यादें बाकी रह गई। तो वो एक किस्सा है, वो बाद में लेंगे कभी अगले विषय पर। और ऐसी नई जगहों पर सड़कों पे घूमना, इर्द गिर्द देखना, इमारतें देखना, कहाँ क्या है देखना, एक अलग ही अनुभव होता है। बिल्कुल। तो और कमेंट्स ले ले, फिर गीत सुने। चलिए एक कमेंट में लेती हूँ। एक प्यारा सा कमेंट आया है कि पति का स्थानांतरण होता था तो एक नई जगह जाना पड़ता था। ये शायद मैंने पढ़ा है ये वाला। यही आप पढ़ रही थी? हाँ, यही मुझे भी यही ख्याल था। शायद मैं आपकी वो भाषा फिर से दोहरा रही थी। हमारी सहेली लिखती हैं कि नई जगह नया बसेरा, सारा सामान समेट कर नई जगह पर जाने की जो खुशी होती है उसके साथ चिंता भी होती है। नए पड़ोसी, नई जगह, नए मित्र। हम पुराने मित्रों को छोड़कर आए होते हैं क्योंकि उनसे हमारी एक हैबिट पड़ जाती है, फेमिलियर हो जाते हैं। उसका हमें दुख होता है, जिसके कारण मन दुखी रहता है। जब नई जगह पर अच्छे लोगों का साथ मिल जाता है तब वो जगह अच्छी लगने लगती है। ये इन्होंने बिल्कुल सही बात लिखी है। बिल्कुल सही बात कही। तो चलिए गीत सुन लेते हैं। चलिए सुनते हैं। दीवाना एक दीवाना शहर में, एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी। दो दीवाने शहर में। दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में। आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं। आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में। आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने।
गलियां गलियों में अपना भी कोई घर होगा। अंबर पे खुलेगी खिड़की या खिड़की पे खुला अंबर होगा। आसमानी रंग की आंखों में, आसमानी या आसमानी, आसमानी रंग की आंखों में बसने का बहाना ढूंढते हैं। आबुदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं। दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं दो दीवाने। जब तारे जमीन पर, तारे और जमीन पर, ऑफ कोर्स, जब तारे जमीन पर जलते हैं, आकाश जमीन हो जाता है। उस रात नहीं फिर घर जाता, वो चांद यहीं सो जाता है। जब तारे जमीन पर जलते हैं, आकाश जमीन हो जाता है। उस रात नहीं फिर घर जाता, वो चांद यहीं सो जाता है। पल भर के लिए, पल भर के लिए, पल भर के लिए इन आंखों में हम एक जमाना ढूंढते हैं। आबुदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं। दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं दो दीवाने। दो दीवाने। क्यों मंजरी, ऐसा ही होता है ना कि जब नए शहर में जाओ तो ऐसे ही सड़कों पे घूमते हैं, पहले देखते हैं कि कहाँ क्या मिल रहा है अपनी पसंद का, अपनी जरूरत का। बिल्कुल बिल्कुल, और सब चीजें ध्यान से देखते हैं, फिर शुरू हो जाती है उनकी खरीदारी, जैसे ही हम वहाँ पे बस जाते हैं और एक नई जिंदगी भी तो शुरू होती है ना, बिल्कुल। जिंदगी का एक नया अध्याय कहना चाहिए शुरू हो बिल्कुल जाता शुरू है। हो जाता है। तो अपनी चर्चाओं को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश हो जाए। जी, बस आज चल रहे हैं जयपुर की ओर। चलिए। और जयपुर की बात देखिए बहुत ही निराली है, क्योंकि वहाँ की जो संस्कृत है, सभ्यता है, लोकगीत है, नृत्य, खान पान, पहनावा, आभूषणों की महीन कारीगरी, वहाँ की बोली और वहाँ के दर्शनीय स्थल, मंदिर, कितना कुछ देखने लायक वहाँ पर है। और आज वहीं की बात हम करने वाले हैं। और पिंक सिटी, गुलाबी नगरी जयपुर भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी है। इसको सबसे पहले स्टैनली रीड ने पिंक सिटी बोला था। ये स्टैनली रीड, जिनका पूरा नाम सर हर्बर्ट स्टैनली रीड है, पत्रकार और संपादक रहे और भारत के बारे में अपने ज्ञान और समझ के लिए जाने जाते थे। पिंक सिटी आपने ही नाम दिया था। इसी को लेकर एक मेरे पास ये आया है, कमेंट आया है, लिखते हैं हमारे श्रोता कि जयपुर शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, जो इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। गुलाबी शहर, जैसा कि पिंक सिटी आपने बताया, जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश इमारतें जो हैं वो गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी हैं। और यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल हैं। इन्होंने लिखा है कि जयपुर में आमेर किला, हवा महल, सिटी पैलेस और जंतर मंतर जैसे कई ऐतिहासिक और सुंदर दर्शनीय स्थल हैं। विश्व विरासत जंतर मंतर, जयपुर का जंतर मंतर एक ऐतिहासिक खगोलीय वेधशाला, एक अलग विश्व धरोहर स्थल है। और इन्होंने ये भी जानकारी दी है कि जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1727 में जयपुर शहर की स्थापना की थी। और इसके साथ ही जयपुर की स्थापना से पहले इसे ढूंढाड़ राज्य की राजधानी कहा जाता था और प्राचीन काल में इसे अंबावती और अंबिकापुर के नाम से भी जाना जाता था। जयपुर की बनावट और वास्तु प्रसिद्ध वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य के सिद्धांतों के अनुरूप की गई थी और जयपुर की स्थापना आमेर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। और जैसा कि बताया है कि यूनेस्को ने विश्व इसको धरोहर स्थल को माना है। तो यहाँ पर
1727 में इस शहर की स्थापना हुई थी और 1876 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत का दौरा किया, उनके स्वागत के लिए तत्कालीन महाराजा राम सिंह ने पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। और आमेर, नाहरगढ़ और जयगढ़ के किले तथा गुलाबी नगर जयपुर की सुंदरता बहुत ही उस समय भव्य हो गई थी। बिल्कुल। और अब चर्चा को बढ़ाएंगे आगे, लेकिन यहाँ एक छोटा सा अंतराल ले लेते हैं। चलिए, अंतराल भी पूरा हो गया, हम लोग फिर से हाजिर हो गए और सबका स्वागत करते हुए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। बिल्कुल। अब चलते हैं हवा महल की ओर। यहाँ पर आप हवा महल देखिए। 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 5 मंजिला महल जैसा बनवाया था और इसका डिजाइन वास्तुकार लालचंद उस्ता ने तैयार किया था। और ये हवा महल बलुआ पत्थर से राजस्थानी वास्तुकला और मुगल शैली का सुंदर मिश्रण है और इसकी दीवारें सिर्फ 1.5 फुट चौड़ी है और तकरीबन 953 बेहद सुंदर कई झरोके हैं। और जब ऐसा माना जाता है कि जब वहाँ मेला, त्योहार, जुलूस वगैरह निकलता था तो महारानियां महल के अंदर बैठकर वहाँ से इस दृश्य को देखा करती थी, वहाँ से इन सब के दृश्यों को देखा करती थी। यही इसका उद्देश्य था, बनवाने का उद्देश्य था। और बस अब जब आगे गए हैं तो आप कहाँ घुमाएंगी इसके आगे? चलेंगे, वहाँ चलेंगे अल्बर्ट हॉल। और यहाँ एल्बर्ट हॉल देखें, जिसे सेंट्रल म्यूजियम है जो, वो देखें। सन 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसकी आधारशिला रखी थी। इसका नाम लंदन के अल्बर्ट संग्रहालय के नाम पर रखा गया था। सर स्विंटन जैकब ने डिज़ाइन किया था इसे और इंडो सार्सेनिक स्थापत्य शैली के आधार पर इसका निर्माण करवाया गया था। राम निवास बाग के बीच ही बना है, इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। और इसके बाद हम चलेंगे नाहरगढ़, यानी शेर का किला। 1734 ईस्वी में महाराजा जय सिंह के द्वारा ये बनवाया गया था और ऐसा लगता है शहर का पहरेदार सा प्रतीत होता है और रानियों की आरामदेह बैठक हुआ करती थी। यहाँ पे राजा के कक्षों का समूह है, आलीशान दरवाजे, खिड़कियां और भित्ति चित्रों से सजा हुआ है। और हाल में ही महल के एक स्कल्पचर आर्ट गैलरी भी बनाई गई है यहाँ पर। और इस किले में बनाए गए माधवेंद्र भवन को ग्रीष्मकाल में महाराजा के निवास के रूप में इस्तेमाल किया होता था ये। और फिर इसके बाद चलेंगे जयगढ़ फोर्ट। बिल्कुल। और यहाँ पर शस्त्रागार का अनूठा संग्रहालय है, तोप बनाने का कारखाना है। विश्व की सबसे बड़ी तोप जयवाण को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तोप को एक बार चलाया गया था जिससे शहर से 35 किलोमीटर की दूर एक तालाब का गड्ढा सा बन गया था। इतनी चीजें, मतलब जयपुर में आप जाएंगे तो बहुत सारी चीजें देखेंगे। अब जल महल ही देख लीजिए ना, जल महल देख लीजिए, मानसागर झील के बीच में बना है ये। दूर से देखो तो लगता है कि पानी पर तैर रहा है और रात के समय तो इसकी झील पर जब पड़ती है रोशनी परी लोग जैसी लगती है। और इसके चारों कोनों पर बुर्जिया व छतरियां बनी हुई हैं। बीच में बारादरी संगमरमर के स्तंभों पर आधारित है और राजा रानी यहाँ के शांत वातावरण में खास वक्त बिताने आते थे। और इसके साथ आप सिसोदिया रानी महल को आप देख सकते हैं, स्टैचू सर्किल, रामनिवास बाग, विधानसभा, जूलॉजिकल पार्क, कनक वृंदावन और आप अमर जवान ज्योति और महारानी की छतरी, मतलब बहुत सारी चीजें जिसको आप यहाँ पर जाकर जब देखिए। राज मंदिर है, सांबर झील है, अक्षरधाम मंदिर है, झलाना सफारी पार्क है, मसाला चौक और जवाहर कला केंद्र है। यानी कि अनंत चीजें यहाँ पर हैं जिनको आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं। और आप जाइए, घूम के आइए और बताइए और हम संदेश उठा लेते हैं कि यहाँ की मशहूर बनी साड़ियाँ, डाई साड़ियाँ, लहरिया, गोटेदार ओढ़नी, सांगानेरी प्रिंट से लेकर बाटिक प्रिंट तक के पैटर्न के कपड़े भी मिलते हैं। दुपट्टों और साड़ियों पर जयपुर की कढ़ाई के अलावा यहाँ पल्ले का काम और गोटा पट्टी की भी काफी वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी। राजस्थान की फेमस चुनरियां, ओढ़नी आपको इस बाजार में देखने को मिल जाएगी। यानी भाई वहाँ तो खजाना है, आप जाके इस पर्यटन स्थल को, विरासत स्थल को देखें, एंजॉय करें। और एक कमेंट और आया है मंजरी जी, जयपुर रानी रॉयल राजस्थान, खूबसूरत शहर, राजा रानी से जुड़े न जाने कितने किस्से दिमाग में घुमड़ने लगते हैं। बहुत ही खूबसूरत शहर है जयपुर। और एक और कमेंट है जिसमें लिखा है कि जयपुर में स्ट्रीट शॉपिंग करने के लिए मशहूर हवा महल के सामने का बाजार एक और बेहतरीन जगह है। आप
आप जयपुर में मशहूर चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे चमड़े के जूते, ऊंट के चमड़े के जूते, कठपुतलियाँ, घर की सजावट, और जयपुर में और भी कई खास चीज़ें हैं। और एक लिखती कि पिंक सिटी के बारे में क्या बताऊं, मैं यहाँ ब्याह के आई, मुझे ये शहर बचपन से पसंद है। जब मैं किसी भी एग्जीबिशन में जाती तो वहाँ से अपने और अपनी बहन के लिए कांच के नारे वाला बंदेज का लहंगा जरूर लाती। तब मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ ब्याह कर आऊँगी। कला, संस्कृत, त्योहार, मेलों, मंदिरों आदि का संगम है ये शहर। अब तो बहुत बदलाव भी हो गया है। ऐतिहासिक इमारतों के साथ साथ मॉल और वाटर पार्क भी बन गए हैं। पधारो हमारे देश, यानी बिल्कुल पधारना ही पड़ेगा, बिल्कुल पधारना है ना? पड़ेगा। तो और अब उनको गाना भी सुनवाना पड़ेगा। जी। भंवर मोरे जयपुर जइयो जी, भंवर मोरे जयपुर जइयो जी, जयपुर से लइयो जी जाली की चुनरी, हाय जयपुर से लइयो जी जाली की चुनरी। चुनरी में चमके सितारा सलमा, ओढ़ के चलूंगी तोरे संग बलमा। चुनरी में चमके सितारा सलमा, ओढ़ के चलूंगी तोरे संग बलमा, तोरे संग बलमा। जो मुख पर हो, जो मुख पर हो, घूंघट लहराए, निरख कर चांद सूरज छुप जाए। भंवर मत देर लगइयो जी, सजन मत देर लगइयो जी, जयपुर से लइयो जी जाली की चुनरी, जयपुर से लइयो जी जाली की चुनरी। भंवर मोरे जयपुर जइयो जी, भंवर मोरे जयपुर जइयो जी, जयपुर से लइयो जी जाली की चुनरी, जयपुर से लइयो जी जाली की चुनरी। चुनरी गुलाबी खिले गोरे तन पे, जैसे तोरा प्यार पिया मोरे मन पे। चुनरी गुलाबी खिले गोरे तन पे, जैसे तोरा प्यार पिया मोरे मन पे, पिया मोरे मन पे। संग पर हाय, संग पर हाय, रंग वो छाए कि जिसमें अंग अंग खिल जाए। भंवर ऐसी प्रीत निभइयो जी, सजन ऐसी प्रीत निभइयो जी, जयपुर से लइयो जी जाली की चुनरी, हाय हाय जयपुर से लइयो जी जाली की चुनरी। भाई मंजरी जी, जय चित्तौड़ फिल्म का ये गाना मैंने तो पहली बार सुना। देखिए हमने तो बहुत बार सुना है। लेकिन मैंने पहली बार सुना। चलिए, और अच्छा, आज सुनकर आपने बड़ा सुन लिया, आनंद आया, है ना? बहुत अच्छा लगा जी। आशा भोसले की गायकी का क्या अंदाज था इस गाने में। बहुत कमाल का था और बहुत मजा भी आ गया सुन करके। आप लगी हुई हैं वही इंटरनेट उसमें। भाई इंटरनेट से लगा रहना भी पड़ता है क्योंकि देखिए इंटरनेट ने समाज में एक क्रांति सी ला दी है, और जहाँ इतनी सारी जानकारी होती है देश दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम वो हमें जोड़ के रखता है। और अब कोई भी ऐसा विषय क्षेत्र नहीं बचा है जिसका हमें पता ना हो, यानी सब कुछ एक ही क्लिक में स्मार्टफोन पर सामने दिख जाता है। और देखा जाए तो सारे काम इंटरनेट ऑनलाइन ही हो रहे हैं, तो हम नहीं चाहते हुए भी बिल्कुल इससे दूरी बना नहीं पाते। और हमें बस इसके इस्तेमाल पर नजर रखनी पड़ती है कि मतलब कैसे करें। और आज के युवाओं में इंटरनेट का आकर्षण बहुत बढ़ गया है कि वे अपना समय उसी पर ज्यादा देते रहते हैं। सामाजिक गतिविधियों या परिवार के मूल्यों, आपसी मिलने जुलने से वो दूर होते जा रहे हैं। अब युवाओं को ही क्यों कहें, हर किसी को आप देखिए, बिल्कुल
हर किसी को देखिए क्योंकि देखिए होता क्या है मंजरी जी कि इनसे उन्हें जानकारी मिलती है। सोशल मीडिया और भी साइट्स पर वो अपने विचार, फोटोज पोस्ट करते हैं, रील्स बनाते हैं। ऑनलाइन गेमिंग और ई कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म जो हैं वो युवाओं को एक दूसरे से जुड़ने और उनकी रुचियों के अनुसार विकल्प चुनने की स्वतंत्रता भी देते हैं। कभी कभी यही आज़ादी उनके लिए घातक साबित होती है। अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ऐसे केसेस कितने आते हैं रील्स के चक्कर में, है ना? और इसमें क्या होता है कि पैसों की भी बर्बादी होती है। इंटरनेट पर हर तरीके के वीडियो रोज अपलोड होते रहते हैं, जिनमें से कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ गलत। इन सभी को देखने के से किस पर कैसा प्रभाव पड़ता है ये बाद में पता चलता है। बिल्कुल। और इंटरनेट के द्वारा साइबर बुलिंग, अवैध सामग्री को खरीदना, निजी जानकारी निजी नहीं रह जाती है। गलत साइट पर चले गए तो फंसते चले जाते हैं युवा। अश्लील रील्स हो या वीडियो, इनकी लत लग जाती है, जिससे युवाओं को का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। खोए खोए से रहते हैं, बात बात पर चिल्लाना, काम से जी चुराना, पढ़ाई से जी चुराने लग जाते हैं और फ़ोन पर घंटों दोस्तों के संग लगे रहते हैं। फ़ोन भी लॉक रखते हैं, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पर किस नाम से हैं ये भी नहीं घर वालों को बताते हैं। परिवार के सदस्य उस साइट पर उनकी फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं होते हैं, यानी कि वो बहुत सारी चीजें छुपाना सीख जाते हैं। हाँ। इंटरनेट का इस्तेमाल बुरा नहीं है, लेकिन हमको किस तरह से करना है, हम सही रहें, हमारी आदतें सही रहें, उस पर ध्यान देना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि एक साइट पर जा रहे हैं, मतलब पढ़ाई के लिए हम ढूंढ रहे हैं, वो तो पढ़ाई का वो अलग चला जाता है, हम दूसरी तरफ खोजते चले जाते हैं और वो समय हमारा बर्बाद हो जाता है। समय भी बर्बाद होता है और हम ये नहीं समझ पाते कि जो हम देख रहे हैं वो उचित है या नहीं है। बिल्कुल, तो वो भी समस्या रहती है। तो एक मैसेज आया है, कमेंट आया है, मैं लेती हूँ कि इंटरनेट या मोबाइल का युवाओं पर क्या असर होता है ये तो हमें जानकारी नहीं है। हमारी सहेलियों ने एक वीडियो भेजा था जिसमें एक माताजी अपने 5 साल के बच्चे को बोल रही थी कि आप काका गागा सीख लीजिए, फिर मैं आपको मोबाइल चलाने दूंगी। बच्चा बोला मैं काका गागा सीखते सीखते बूढ़ा हो जाऊंगा। यानी उसको मोबाइल का इतना ज्यादा क्रश था कि वो अपनी पढ़ाई भी करना नहीं चाह रहा था। का शब्द सीखने पर वह बूढ़ा होने के लिए तैयार था। यानी उसको मोबाइल की ऐसी लत हो गई थी कि उसको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मोबाइल चाहिए। और देखने में भी आता है कि जहां माएँ परेशान हो जाती हैं, घर वाले परेशान हो जाते हैं, बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं। बिल्कुल। अब बच्चा छोटा क्या देख रहा है ये कोई नहीं जानता। लेकिन माओ को भी अलर्ट रहना चाहिए कि आप देखिए कि बच्चा आपका क्या देख रहा है, सर्च कीजिए कि वो उसके साथ एक बार झांक लीजिए क्या कर रहे हो तुम। तो पासवर्ड तो बदलते, लेकिन बच्चे भी आजकल इतने हो गए तेज कि वो माँ से लड़ भिड़ के अपनी मनवा ही लेते हैं, पासवर्ड खोलना भी सीख जाते हैं। तो बस हमें उनको बच्चों का माइंड वॉश करना है, उन्हें अच्छाई बुराई की समझ बतानी है कि बेटा अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें ये फायदा होगा, नहीं सुनोगे समझोगे तो तुम्हें नुकसान होगा। इससे ज्यादा हम पेरेंट्स कर भी क्या सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि वो बच्चे जो है ना ऐसे सब कुछ छुपाना सीख जाते हैं, झूठ बोलना जैसे बुरे व्यवहार में लिप्त हो जाते हैं। और देखिए ऐसा नहीं है कि सारे युवा एक जैसे हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है। बाकी कुछ इंटरनेट का उपयोग पढ़ाई और अच्छी बातों की जानकारी के लिए भी करते हैं और गेम के साइट के इफेक्ट जानने के बाद दूरी भी बना लेते हैं। बच्चों में, युवाओं में अपने दोस्तों के संग अपने मोबाइल से गेमों का आदान प्रदान भी होता है और बाद में वो डिलीट कर देते हैं, फिर डाउनलोड कर लेते हैं, अपने पेरेंट्स से छिपाना सीख जाते हैं। बिल्कुल। और हमारी एक सखी लिखती है शेफाली जी कि युवाओं में इंटरनेट का क्रेज बढ़ना एक सामान्य बात है। इंटरनेट ने सूचना और मनोरंजन के लिए नए रास्ते खोले हैं जो युवाओं को आकर्षित करते हैं। इंटरनेट एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग सही ढंग से किया जाए तो युवाओं के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग युवाओं के स्वास्थ्य, सामाजिक संबंधों और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। युवाओं को इंटरनेट का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और इसके लिए नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए सही संतुलन भी बनाना चाहिए। तो क्या जानकारियां कुछ और भी हैं, लेकिन पहले गाना सुन लिया जाए।
तो अच्छी तेरी पायल गोरी के बार बार तेरा बदन चूमे, के बार बार तेरा बदन चूमे। होता है मन तेरा पापी सजन, नजरिया से मुड़ा जो बन चूमे, नजरिया से मुड़ा जो बन चूमे। हाँ, हमसे तो अच्छी तेरी पायल गोरी के बार बार तेरा बदन चूमे, के बार बार तेरा बदन चूमे। सोच के मुझको हाथ लगाना, सोच के मुझको हाथ लगाना, शोला हूँ मैं भूल नहीं जाना। कैसे कहूँ जब से हुआ तेरा मेरा सामना, दिल ने कहा बिना पिए मैं तगड़ा थामना। मैं वो कुंवारी कली हूँ बलम, के डर डर के जिसको पवन छूए, के डर डर के हाँ, के डर डर के जिसको पवन छूए। हाँ, हमसे तो अच्छी तेरी पायल गोरी के बार बार तेरा बदन चूमे, के बार बार तेरा बदन चूमे। नाच री इतना थक जाए पायल, नाच री इतना थक जाए पायल, हमरा करजवा हो जाए घायल। मेरी कदर रखियो कदम, चला देख भाल के, ले न जाए मेरी नजर तेरा निकाल के। हर गालों की कली कली खिल खिल उठे, जो एक बार मुखड़ा सजन चूमे, जो एक बार हर एक बार मुखड़ा सजन चूमे। खोता है मन तेरा पापी सजन, नजरिया से मुड़ा जो बन चूमे, नजरिया से मुड़ा जो बन चूमे। भाई गंवार फिल्म का ये गाना सुनते सुनते हमारे पास एक कमेंट आया, जैसा कि हम लोग अभी इंटरनेट की चर्चा की बात कर रहे थे ना, उसी से जुड़ा हुआ है। लिखते हैं कि 10 साल बाद फिर रेडियो से जुड़ा हूँ, सिर्फ मोबाइल से ऊब कर। क्या बात है। और एक ने लिखा है कि भाई मैं अभी स्कूल में हूँ, अभी नहीं सुन पाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बाद में सुनिएगा, लेकिन भाई अपनी ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए। तो हमारी एक सखी लिखती है कि बातें हल्की फुल्की, जब ट्रेन छूटी क्या करें, अब तो निकल ही गई, 1 सेकंड पहले आते तो दौड़कर पकड़ ही लेते। फिर वही कभी कभी विचार भी आता है कि अच्छा हुआ भला ट्रेन के नीचे नहीं आ पाए। ऐसा दुविधा भरे दुर्लभ विचार ट्रेन छूटते ही छूटने वाले के मन में आने लगते हैं। वाकई सही आपने लिखा है। वो निश्चय कर लेता है कि आगे से जल्दी आएंगे, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात, आखिरकार हम लोग परिस्थितियों के गुलाम जो ठहरे। और कहीं एंड टाइम पर तो घर से निकलना होता है। अरे घर से जब निकलने लगते ना तो यही होता है ना कि अरे रुको, ये भी खा लो, वो भी खा लो, अब फलाने काकी आ रही होंगी, चाची आ रही होंगी, उनसे मिल के जाना, 2 मिनट की बात, अभी ट्रेन आ जाएगी, अभी समय है। ऐसा करके घर वाले भी रोक देते हैं और हम भी रुके हुए हैं, फिर घड़ी देखते हैं, भागते दौड़ते पहुंचते हैं और स्टेशन। ये भी तो होता है कि कुंडी लगाई कि नहीं आई, वो दरवाजा बंद किया कि नहीं, गैस का सिलेंडर बंद किया। तो जब पहुंचते तो कई बार ऐसा केस हो चुके हैं कि पहुंचे कि बालूपड़ा ट्रेन जो है वो सामने से चली जा रही है। अब वो सारी, हम लोग बच्चे थे तो हम लोग खुश होते थे कि चलो पूरी सब्जी जो बन के गई है वो खाने को घर में मिलेगी। ट्रेन छूटी उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो मम्मी डैडी परेशान होते थे। लेकिन हम लोग कई बार हुआ हमारा भी एक्सपीरियंस, तो फिर हम लोग तो पूड़ी और अचार के फिराक में रहते थे, लेकिन वो लोग बेचारे परेशान होते थे कि ट्रेन छूट गई। लेकिन क्योंकि पास मिलता था तो वो टेंशन नहीं रहता था। घर आए
जाए, फिर अगले बार फिर से सफर शुरू होता था अगले दिन। लेकिन मम्मी की बहुत मेहनत होती थी, वापस घर में खाना, चाय, नाश्ता बनाना। नहीं, और मेहनत के साथ साथ होता क्या है कि इतनी तैयारी करके अपने सारे काम काज छोड़कर इंसान जाता है। और क्या होता है, देर नहीं करनी चाहिए। देर से भले आप पहले जल्दी पहुंच जाएं। जैसे हमारे एक साथी ने लिखा है इसमें कि हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं दिल्ली से कानपुर के लिए शताब्दी ट्रेन मैंने पकड़ी थी। मेरे दामाद को स्टेशन छोड़ने जाना था। ऑफिस से आते आते थोड़ी देर हो गई थी। किसी तरह से निकले, पर ट्रैफिक के कारण थोड़ा देर हो गई। जब पुल पर पहुंचे ही थे कि ट्रेन खिसकने लगी थी। किसी तरह से जीना उतरकर चलती ट्रेन में जैसे तैसे किसी एक कंपार्टमेंट में घुस गई। साथ में मेरी छोटी बेटी भी थी। बहुत मुश्किल से अपनी सीट तक पहुंची। उस दिन ट्रेन छूटते छूटते बची। गनीमत है छूटी नहीं। बिल्कुल। और एक लिखती कि बात बहुत पुरानी, मैं मायके से ससुराल आ रही थी, तब ट्रेन छूट गई थी। ट्रेन का समय परिवर्तित हो चुका था, जिस पर ध्यान नहीं दिया था। ट्रेन का समय परिवर्तित होकर 20 मिनट पहले आने का हो गया था। हम स्टेशन पर पहुंचे और ट्रेन स्टेशन छोड़ रही थी। इस तरह मेरी ट्रेन छूट गई। अब मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि अगले दिन बुधवार था। उस दिन हमारे में बेटियों की विदाई नहीं देते हैं। फिर अगली ट्रेन गुरुवार को थी, तब मैं ससुराल आई। इस तरह की छुट्टी का अपना ही एक अलग आनंद होता है। बिल्कुल मजा आ गया होगा आपको तो। नहीं। और अगला क्या लिखते हैं संदेश में? हाँ, हमारे पास जो संदेश है उसमें लिखती हैं कि एक हकीकत साझा कर रही हूँ। सभी को लगा मेरी किस्मत ही फूटी, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर आने से पहले मेरी ट्रेन छूटी। फिर क्या, भाग दौड़ मचाई, प्रयास करने पर भी सही जगह नहीं पहुंच पाई। और बाद में क्या पता चला कि जहां मैं इंटरव्यू देने जा रही थी बिल्कुल फ्रॉड कंपनी थी। उस वक्त मैंने लाखों की रकम बचाई। ट्रेन छूट जाने से जान बची, लाखों पाए। बिल्कुल, कहते हैं जो होना होता है वो सही के लिए होता है। कई बार तो ऐसे ही लगता है। और एक लिखते हैं कि हम प्लान किए थे कटरा माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पर हमें रायपुर से ट्रेन लेना था। हम उस ट्रेन का इंतजार दुर्ग रेलवे में करते रहे। वो ट्रेन दुर्ग रेलवे स्टेशन से आधे घंटे पहले ही निकल गई। हमें लगा कि ट्रेन रायपुर से आएगी, पर वो ट्रेन दुर्ग से निकल गई। अब हम क्या करते, हमें फ्लाइट से जाना पड़ा, जिससे हमारा बजट भी बिगड़ गया। बड़ी ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। सही बात है। और जब ट्रेन छूटती है ना, तो मंजरी जी सारा मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि जहाँ पहुंचना होता है वहां न जाने पाने का दर्द भी छलक जाता है। और किसी की शादी में जाना हो, या इंटरव्यू हो, एग्जाम, या नई ज्वाइनिंग के लिए जाना हो, या फिर अपने गांव कुछ समय बिताने के लिए जाना हो, या कहीं आउटिंग के लिए जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, सारा प्लान जो है ना वो चौपट हो जाता है। क्योंकि सारा समय तो तैयारी में लगाया, इंतजार किया, जाना है, लेकिन घर से निकलने में जरा सी देरी का मामला सारा बिगड़ गया और ट्रेन प्लेटफॉर्म से सामने से चली जा रही है। और इसी तरह एक लिखते हैं कि मुझे एक इंटरव्यू देने के लिए कलकत्ता जाना था। पिताजी ने कहा ट्रेन छूटने के 2 घंटे पहले रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाओ और वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करना। इस समय मैंने कहा कि मैं समय पर निकल जाऊंगा, लेकिन हुआ ये कि जब मैं स्टेशन के लिए निकला तो भयंकर बारिश, आंधी और तेज हवाएं चलने लगी। फिर भी जैसे जैसे स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन 5 मिनट पहले निकल गई थी। अब मुझे घर लौटने के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। जब मैं रिक्शे से घर वापस लौटा तो मेरे पिताजी की नज़र हम पर पड़ गई। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने कहा ट्रेन छूट गई। तो इस पर पिताजी ने झल्ला कर मुझसे कहा कि तुम्हारी ट्रेन नहीं छूटी, बल्कि तुम छूट गए हो। बिल्कुल सही बात है। ट्रेन तो सही समय पर गंतव्य स्थल के लिए निकल गई। उस दिन इंटरव्यू छूटने का पछतावा हुआ और मैंने कसम खाई कि अब जब भी मैं कहीं जाऊंगा तो समय से 1 घंटा पहले घर से निकल जाऊंगा, भले ही रेलवे स्टेशन पर इंतजार ही करना क्यों ना पड़े। पिताजी का सिखाया हुआ सबक मुझे आज तक याद है। बिल्कुल ये बात सही। और मेरे नाना भी ऐसी करते थे कि जाने वाले को तो जल्दी नहीं होती थी, लेकिन नाना उनको याद दिलाते रहते थे, भाई जाओ तुम्हारा टाइम हो गया देखो। तो ये चीज़ है कि कोई आपको टोकता रहे तो अच्छा रहता है। और शेफाली जी, मैं भी अपने घर में यही करती हूँ, कहीं जाना होता है तो 1 घंटे पहले से चलो चलो निकलो। अच्छा, तो एक कमेंट जो आया है, इन्होंने अपने पापा के बारे में बताया है, और जो इन्होंने बताया है ऐसे ही मेरे पापा करते हैं। ये लिखती हैं कि पापा समय के बहुत पाबंद थे। कहीं भी जाने से पहले इतनी जल्दी करते थे और स्वयं बाहर आकर खड़े हो जाते। चलो चलो की सुनकर सभी को बाहर आना पड़ता था और समय से पूर्व स्टेशन पर पहुंच जाते। अतः याद तथा कभी ट्रेन नहीं छूटी और अब भी समय से पूर्व स्टेशन पहुंचने की मेरी आदत है। मेरे पापा भी यही करते हैं। कहीं भी जाना हो, ट्रेन की बात नहीं, कहीं भी जाना हो वो पहले ही बाहर आ जाते हैं कि नहीं चलो, टाइम से पहले पहुंचना बहुत अच्छी आदत है। बिल्कुल, और ये हर जगह रखना चाहिए। जिससे कि आप सुकून से उस जगह, चाहे कोई भी जगह हो, समय से पहले पहुंचो तो अच्छा ही रहता है। और हम लोग शेफाली जी एक गीत सुन लें।
गीत सुनेंगे। एक और कुछ बातचीत करनी है मुझे, मैं चाहूँ तो वो कर लूँ। देखिए होता क्या है कि जब कई बार रात की ट्रेन होती है तो हमें समय पर ध्यान नहीं देते हैं, तो एक दिन पहले का टिकट है और स्टेशन एक दिन बाद पहुँचे। कई बार ऐसा भी होता है कि सारा पैसा बेकार चला जाता है। इसलिए जब भी टिकट करवाएं तो अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझ लें कि कब और कितने बजे किस जगह पर जाना है। घर से स्टेशन की दूरी कितने किलोमीटर की है, कितना ट्रैफिक सड़क पर उस समय मिलेगा। तो इसलिए घर से हमेशा 1 घंटे का मार्जिन लेकर निकलें, जिससे प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार ना करना पड़े। तो लेकिन छूट जाए ट्रेन वो ठीक नहीं रहता। बिल्कुल, और दौड़कर पकड़ना भी बहुत रिस्की हो जाता है। वो बहुत रिस्की, क्योंकि आप आए दिन देखती हैं कि कैसे कैसे केसेस होते हैं कि पैर फिसल जाता है ना। तो एक कमेंट आप ले रही थी। नहीं, हम बाद में पहले गीत सुनने का मन कर रहा है। ओके, चलिए तो गीत हो जाए, उसके बाद बात करते हैं। तो भाई रफू चक्कर फिल्म का यही गाना बना आज के सखी सहेली कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, क्योंकि अब तो बिल्कुल भी समय नहीं है कि कोई कमेंट लिया जाए, कुछ भी चर्चा की जाए। मन तो बहुत हो रहा है कि बहुत सारी बातें तो भाई हम उनको कहेंगे शुक्रिया, मेहरबानी है ना। बिल्कुल। और सखियों और सभी सखाओं, सभी सुनने वालों को आपका घर आंगन ऐसे ही महकता रहे और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां हो, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अब इजाजत ले लें। बिल्कुल। आप सभी को शेफाली कपूर और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली सा
आप सुन रहे हैं विविध भारती।